नमस्कार दोस्तों। ये तो सभी जानते हैं कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। यानी दुनिया के शीर्ष 20 देशों में से सभी शिखर सम्मेलनों में और मंचों की मेजबानी भारत करेगा। मुख्य शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन एक सवाल जो आपको परेशान कर रहा होगा वो है G20 क्या है, यह समूह क्यों अस्तित्व में है, इसे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था, ये देश हर साल अलग अलग जगहों पर क्यों मिलते हैं। आइए इस वीडियो में इसे समझते हैं। भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। इस G20 सत्र की मेजबानी करना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। भारत इस मेगा इवेंट की मेजबानी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना होगा, क्योंकि G7 का गठन G20 से पहले हुआ था। यह सब 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। विश्व की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण 1973 का तेल संकट था। यह संकट तब शुरू हुआ जब अरब देशों ने तेल प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे। ज़्यादातर पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोप को पसंद करते हैं। ये पश्चिमी देश मध्य पूर्व से आने वाले तेल पर बहुत अधिक निर्भर थे और इस वजह से इन देशों में भारी आर्थिक मंदी देखी गई। 11 अरब देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी तेल शिपमेंट बंद कर दिए। हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ऊर्जा के सबसे गंभीर की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी सरकारों ने निर्णय लिया कि यदि वो आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उन्हें साथ बैठकर आर्थिक नीतियां बनाने की जरूरत है। इसके चलते इन देशों के वित्त मंत्रियों के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस में कुछ अनौपचारिक बैठकें हुई। 1973 के शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई। 2 साल बाद उनमें इटली और जापान भी शामिल हो गए और 1975 में पहली G6 बैठक हुई। यह पहली आधिकारिक बैठक थी। के बाद 1976 में कनाडा इस ग्रुप में शामिल हो गया और G6 समूह G7 समूह बन गया। ये सातों देश अपने समय के सबसे विकसित देशों में से थे। उनकी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, लेकिन उनमें और भी कई समानताएं थी। ये सभी देश उदार लोकतंत्र थे और मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते थे। राजनीतिक रूप से शीत युद्ध के दौरान ये देश पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा थे, तो आप कह सकते हैं कि वे वैचारिक रूप से भी समान थे और निश्चित रूप से आर्थिक रूप से वे तेल संकट और मंदी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे। इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य एक साथ बैठकर आर्थिक रणनीति बनाना था। 1998 में रूस को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया। G7 G8 बन गया, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया तो रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। इसी कारण से यह समूह अभी भी G7 है। अब अगर G20 की बात करें तो इसकी शुरुआत भी आर्थिक संकट के कारण हुई थी। 1997 का एशियाई वित्तीय संकट दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भारी वित्तीय संकट था। वैश्विक बाजारों को चिंता है कि अन्य एशियाई देशों में भी इसी तरह के छिपी हुई खामियां हो सकती है। मैं इसके पीछे के कारण के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इससे विषय बहुत ज़्यादा भटक जाएगा। लेकिन यह बात इतना बड़ा था कि इसका असर हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चीन, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम पर पड़ा। इन देशों में मुद्रा का मूल्य तेजी से गिरने लगा, बेरोजगारी बढ़ने लगी और दंगे भी देखने को मिले। अगले वर्ष 1998 में रूस को भी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। यही कारण था कि इस समय रूस को G7 में शामिल किया गया था। लेकिन G7 के अन्य सदस्य को भी एहसास हुआ कि दुनिया समय के साथ और अधिक परस्पर जुड़ती जा रही है। विश्वीकरण इतना प्रबल था कि यदि एक देश में समस्याएं होती थी तो इसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ता था। और इसलिए यदि हम दुनिया में आर्थिक स्थिरता लाना चाहते हैं और भारी मंदी को रोकना चाहते हैं तो हमें दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ बैठकर कार्य योजनाएं बनानी होगी। अतः 26 सितंबर 1999 को G7 के वित्तीय मंत्रियों की बैठक के दौरान G20 समूह की स्थापना की गई।